हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हरित क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, विगत क्लासों में अपन ने भारत की भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या है, समस्याएं क्या है और प्रमुख जो क्रॉप है, फसलें हैं कौन कौन सी है, खाद्यान्न फसलें कौन सी है, नकदी फसलें, व्यापारिक जो नकदी फसलें हैं वो कौन कौन सी है, भारत में उत्पादन कौन कौन कहाँ पे होता है, इन तमाम यानी कि टॉपिकों के बारे में चर्चा की है। आज कृषि विकास के अंतर्गत, भारत के कृषि विकास के अंतर्गत एक कार्यक्रम चलाया गया, विश्व स्तर पर भी चलाया गया और भारत में भी उसमें अनुसरण किया गया या भारत में भी वो कार्यक्रम है वो चलाया गया। उस कृषि विकास और खाद्यान्न विकास की दृष्टि से कार्यक्रम जो शुरुआत हुई विश्व स्तर पर और बाद में भारत में भी उसको यानी कि फॉलो किया गया, वह था हरित क्रांति। हरित क्रांति का अर्थ क्या होता है और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है, हरित क्रांति के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, घटक कौन से हैं, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन लेते हैं हरित क्रांति का अर्थ क्या है। हरित क्रांति का अर्थ है कि खाद्यान्नों के आशातीत एवं क्रांतिकारी उत्पादन। जो खाद्यान्न है, जो फसलें हैं, उसके अंदर आशातीत एवं क्रांतिकारी उत्पादन में वर्धिशें हैं। अर्थात इसको यूँ कहें कि फसलों में आशादित एवं क्रांतिकारी उत्पादन में वृद्धि। तो हरित क्रांति का अर्थ है कि फसलों में आशादित एवं क्रांतिकारी उत्पादन में वृद्धि। तो उत्पादन के अंदर जो आशादित और क्रांतिकारी वृद्धि हुई है उसको अपन क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो यूएसए के वैज्ञानिक थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के विलियम गेट ने किया था। हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम गेट ने किया था और विश्व स्तर पर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन, जो मैक्सिको की एक यानी कि संगठन था, मैक्सिको का संगठन था, रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में 1950 के दशकों में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। विश्व स्तर पर हरित क्रांति की शुरुआत है वो मैक्सिको के रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन के तत्वाधान में 1950 के दशक में प्रारंभ हुआ था। इस कार्यक्रम का जो श्रेय है विश्व स्तर पर, इस कार्यक्रम का श्रेय है वो नॉर्मन बोरलॉग को है। वैज्ञानिक थे, कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो 1966 और 67 में हुई थी, यानी कि 1960 के दशक में हुई थी। 1960 के दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और इस शुरुआती सन था वो 1966 और 67 ईस्वी में था। इसका श्रेय नॉर्मन बोरलॉग के साथ साथ भारतीय कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के शुरुआत का जो श्रेय है वो MS स्वामीनाथन को है और विश्व स्तर पर इस कार्यक्रम के शुरुआत का श्रेय है वो नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। इसकी शुरुआत मैक्सिको की रॉकफेलर फोर्ड फाउंडेशन से हुई है। हरित क्रांति का साधारण यानी कि अर्थ होता है कि फसलों में आशादित और क्रांतिकारी उत्पादन में वृद्धि। अर्थात उत्पादन में आशादित और क्रांतिकारी जो वृद्धि है उसको अपन क्या कहते हैं, हरित क्रांति कहते हैं।
हरित क्रांति के जो क्षेत्र थे, जिसमें 4 क्षेत्र थे भारत के अंदर हरित क्रांति के क्षेत्र, जिसमें पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले हैं। जो इसमें सर्वाधिक हरित क्रांति के अंदर जो खाद्यान्नों का उत्पन्न हुआ, जो बीजों का और उन्नत किस्मों बोई गई, उसमें 4 क्षेत्र थे पंजाब के अंदर। इसके अलावा हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के गंगानगर ज़िले में भी हरित क्रांति के द्वारा फसलों की उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। तो इसी के साथ में ये जो कार्यक्रम था हरित क्रांति, इसके तहत अधिक उपज देने वाली, हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत अधिक उपज देने वाली, मौसम परिवर्तन से कम प्रभावित होने वाली और उर्वरकों और सिंचाई के अनुकूलन अनुक्रिया करने वाली और कम समय में तैयार होने वाली बोनी गेहूं की प्रजाति को विकसित किया गया। यानी हरित क्रांति कार्यक्रम के तहत अधिक उपज देने वाली, मौसमी बीमारियों से कम प्रभावित होने वाली और उर्वरकों और सिंचाई के अनुकूलन अनुक्रिया करने वाली, कम समय में तैयार करने वाली बोनी गेहूं की फसल, बोनी गेहूं की फसल, गेहूं की किस्म है, उसको तैयार किया गया। इस बोनी गेहूं की किस्म की खासियत क्या थी कि इसके अंदर जो यानी कि तना था, उसकी वृद्धि कम होती थी, पौधे की हाइट कम वृद्धि होती थी, लेकिन उसकी जो दाने वाली बाली है उसकी वृद्धि अधिक होती थी। यानी जो ऊर्जा है उसका अधिकांश यानी कि उपयोग या उपयोग है वो इसके दानों की बाली के विकास में किया जाता था और पौधे की यानी कि हाइट की वृद्धि में ऊर्जा का यानी उपयोग नहीं होता था। तो ऐसी हरित क्रांति के तहत ऐसी गेहूं की बोनी किस्म को तैयार किया गया जो विभिन्न मौसमों से कम प्रभावित होती है, अधिक उपज देती है, कम समय के अंदर तैयार होती है और उर्वरक और सिंचाई के लिए भी अनुकूलन हुआ करती है। ऐसी बोनी गेहूं की फसल को हरित क्रांति के तहत तैयार किया गया। और बोनी फसल तकनीकी की विशेषता ये थी कि इसमें ऊर्जा का उपयोग पौधे के विकास में तो कम होता था, लेकिन दानों वाली बालियों के विकास में अधिक होता था। भारत के संदर्भ में हरित क्रांति की जो शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, यानी सन 1966 और 67 में। भारत में इसका श्रेय यानी नॉर्मन बोरलॉग के साथ साथ MS स्वामीनाथन को जाता है। 1966 में भारत में सूखा पड़ा, उसके बाद में धान की अधिक उपज देने वाली प्रजाति ताईचुंग यानी धान की चावल की अधिक उपज देने वाली प्रजाति है, उसकी किस्म है प्रजाति ताईचुंग HYV जो बीज थे यानी जो हाइब्रिड बीज थे, ऐसी हाइब्रिड बीज जो चावल की धान की एक किस्म तैयार की गई ताईचुंग। ये कब की गई? 1966 में भारत में सूखा पड़ा, उसके बाद में धान में अधिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, चावल के उत्पादन में अधिक वृद्धि करने के लिए यानी कि अधिक उपज देने वाली जो प्रजाति है वो HYV बीज के तहत ताईचुंग तथा गेहूं की HYV प्रजाति में लरेमा, रोजो और सोनारा 64 के बीजों का आयात किया गया। यानी विदेशों से, मैक्सिको से चावल की प्रजाति के तौर पर HYV बीज के अंदर ताईचुंग प्रजाति या ताईचुंग किस्म को आयात किया गया और गेहूं की
गेहूँ की HYV प्रजाति के अंदर लरेमा, रोजो, सोनेरा 64 के बीजों का विदेशों से आयात किया गया। मक्का, ज्वार एवं बाजरा की भी HYV प्रजाति देश में विकसित की गई और इन्हें सिंचाई संपन्न क्षेत्र थे उनमें बोया गया। यानी सिंचाई संपन्न क्षेत्र कहाँ थे? पंजाब के अंदर थे, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले जहाँ इंदिरा गांधी से सिंचाई होती है। तो इस प्रकार यानी कि जब हरित क्रांति के समय 1966 और 67 के अंदर विदेशों से धान की जो प्रजाति है HYV हाइब्रिड जो बीज है ताइचुंग, इस किस्म को आयात किया गया तथा गेहूं के लिए लरेमा यानी कि गेहूं की किस्म है जो HYV बीज पर आधारित है, हाइब्रिड जो बीज पर आधारित है, इसको भी तैयार किया गया। साथ ही साथ बाजरा व मक्का के HYV बीजों को भारत में ही तैयार किया गया और चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा को भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के श्री गंगानगर जिलों में बोया गया और इसका बड़े लेवल तक यानी कि उत्पादन हुआ, बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना गया। तो इस प्रकार यानी कि सिंचाई संपन्न क्षेत्रों में ये किस्में बोई गई और इसकी उपज में आशातीत वृद्धि हुई है और जिसे भारत में हरित क्रांति की शुरुआत माना जाता है। हरित क्रांति की भारत की में जो उपलब्धियां रही है, खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में भारी वृद्धि हुई। हरित क्रांति से भारत के अंदर खाद्यान्नों के उत्पादकता और उत्पादन प्रति हेक्टेयर उत्पादन में और कुल उत्पादन में दोनों के अंदर क्या हुआ? आशातीत वृद्धि हुई। एक तो इसकी ये उपलब्धि रही। 1965 और 66 की तुलना में 2000 और 2001 में खाद्यान्नों के उत्पादन में 175% वृद्धि हुई। कितनी वृद्धि हुई? 175%। यानी 1965 एवं 66 की तुलना में 2000 और 2001 में 175% की खाद्यान्नों में वृद्धि हुई है, जो हरित क्रांति के प्रभाव माना जाता है या हरित क्रांति की उपलब्धि मानी गई। खाद्यान्नों में सर्वाधिक यानी कि उत्पादन किसका हुआ? गेहूं का। सर्वाधिक उत्पादन गेहूं का हुआ, इसलिए हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव है वो गेहूं पर पड़ा है। और गेहूं में लगभग यानी कि 6 गुना वृद्धि हुई है। 1965-66 से 2000 और 2001 के मध्य गेहूं में 6 गुना वृद्धि हुई, यानी 562% की वृद्धि दर्ज की गई। इस अवधि में चावल में भी 3 गुना वृद्धि दर्ज की गई। दालों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई। 1965 और 66 में 99 लाख टन उत्पादन था। 2000 और 2001 में ये 1.07 करोड़ टन उत्पादित हुआ। लेकिन जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में ये वृद्धि मामूली ही थी, क्योंकि भारत में जनसंख्या वृद्धि अधिक हो रही थी और उसके हिसाब से ये वृद्धि यानी कि कम मानी गई है। अतः यानी प्रति व्यक्ति जो प्रोटीन दाल की उपलब्धता है उसमें काफ़ी कमी आई है। तिलहन के उत्पादन में भी बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है, और लेकिन फिर भी ऑल ओवर उत्पादन के अंदर हरित क्रांति से उत्पादन वृद्धि हुई है। उसमें सर्वाधिक वृद्धि खाद्यान्नों में हुई है, और खाद्यान्नों में सर्वाधिक वृद्धि की कौन सी फसल में हुई है? गेहूँ। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल पर पड़ा? गेहूँ। उसके बाद कौन सी फसल पर? चावल। यानी गेहूँ के अंदर 6 गुना वृद्धि हुई, 6 गुना वृद्धि हुई। चावल में 3 गुना वृद्धि हुई, 3 गुना वृद्धि हुई। अब यदि हरित क्रांति के प्रमुख घटक देखें, हरित क्रांति के कौन कौन से घटक थे,
तो घटक यानी कि उसके भाग कौन से थे? तो पहला जो घटक है वो है यानी कि अधिक उपज देने वाली HYV बीज, यानी हरित क्रांति के समय अधिक खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। उसका मुख्य कारण क्या था कि विदेशों से आयातित HYV बीज है, ये क्रांति का आधार था। ऐसी फसलों का जीवन चक्र बहुत छोटा था, यानी HYV बीजों की फसलों का जो जीवन चक्र था वो छोटा था, कम समय में तैयार हो जाती थी। बहुफसली कृषि को उत्पादन में बढ़ावा मिला है और सन 2001 में गेहूं के कुल उत्पादन में गेहूं के कुल उत्पादन में 90.6% क्षेत्र HYV गेहूं के अंतर्गत आता है। यानी 2001 के अंतर्गत जितना भारत में गेहूं बोया जाता है उसमें 90.6% गेहूं की फसल है वो HYV बीजों पर आधारित है। ये जो किस्म है बीज है HYV यानी कि बीज जो हाइब्रिड बीज होते हैं, तो 2001 में लगभग ऐसा यानी कि 2001 तक भारत में जितना गेहूं बोया जाता है उसमें 90% गेहूं HYV बीजों की किस्म पर बोया जाता है। दूसरा घटक जो इसका सिंचाई था। HYV बीजों के उत्पादन हेतु सिंचाई की पर्याप्त सुविधा आवश्यक है और सिंचाई सुविधा में नहरों, कुओं, नलकूपों के विकास के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के श्री गंगानगर आदि क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रसार हुआ है। यानी कि सर्वाधिक प्रभाव किन क्षेत्रों में पड़ा है? जहाँ सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध थी, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में। तीसरा इसका घटक है कि उर्वरक है। HYV पौधे रासायनिक उर्वरकों से तीव्र अनुकूलित अनुक्रिया करते हैं। जो हाइब्रिड बीज है HYV, ये रासायनिक खाद से यानी तीव्र अनुकूलित अनुक्रिया करते हैं और इनकी वृद्धि भी अधिक होती है। परंपरागत पौधे की तुलना में HYV बीजों के पौधे में 4 से 10 गुना अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ता है और जो परंपरागत बीज है उसकी तुलना में HYV किस्म के जो बीज है, हाइब्रिड बीज है, इसमें 4 से 10 गुना उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है। उर्वरकों का अधिक प्रयोग करना पड़ता है, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक चाहिए, जिसमें रासायनिक उर्वरक अधिक प्रयोग किया जाता है। और भारत में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश उर्वरकों का प्रयोग अधिक होता है। इन उर्वरकों में भारत में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश का प्रयोग अधिक होता है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार भारत में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश उर्वरकों का जो मानक अनुपात है वो कितना है? 4:2:1। यानी भारत में जो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है उसमें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश, 4:2:1 के अनुपात में, 4:2:1 के अनुपात में यानी कि प्रयोग किया जाता है। और हरित क्रांति के पूर्व प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो रासायनिक उर्वरकों का था वो 5.05 किलोग्राम उर्वरकों का प्रयोग होता था, लेकिन 2011-12 में ये बढ़कर के कितना हो गया है? 144 किलोग्राम प्रति हेक्टर। और हिमाचल यानी कि सर्वाधिक इनका प्रयोग देखें तो उर्वरकों का उपयोग राज्यवार में भी अंतर है। 266 किलोग्राम प्रति हेक्टर के साथ आंध्र प्रदेश भारत में प्रथम स्थान रखता है। उर्वरकों के प्रयोग में सर्वाधिक
यानी 267 किलोग्राम प्रति हेक्टर के उपयोग से आंध्र प्रदेश प्रथम है। उसके बाद में पंजाब में 244 किलोग्राम प्रति हेक्टर उर्वरकों का उपयोग होता है और तमिलनाडु में 227 किलोग्राम प्रति हेक्टर यानी के रूप में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होता है। तो सर्वाधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग भारत में हरित क्रांति के बाद ही यानी होने लगा है और इसमें सर्वाधिक प्रयोग है वो आंध्र प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों में होता है। हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उर्वरकों का प्रयोग होता है यानी 55 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से ही होता है। चौथा इसका घटक था कीटनाशक। हरित क्रांति का चौथा जो भाग था, चौथा घटक था वो कीटनाशकों का प्रयोग। HYV प्रजाति के पौधों में बीमारियों से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है, अतः हरित क्रांति के क्षेत्र में कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ा और भारत में कीटनाशक दवाइयों का औसत प्रयोग 400 यानी 50 ग्राम प्रति हेक्टर है। यानी भारत में कीटनाशक दवाइयों का औसत प्रयोग है वो कितना है? 450 ग्राम यानी कि प्रति हेक्टर। ये एवरेज यानी कि औसत प्रयोग होता है। विकसित देशों में ये और भी अधिक है, वहाँ लगभग 1000 से 1100 किलोग्राम प्रति हेक्टर कीटनाशकों का प्रयोग होता है। भारत में तमिलनाडु में सर्वाधिक कीटनाशकों का प्रयोग होता है, जहाँ 1800 किलोग्राम प्रति हेक्टर के रूप में उपयोग होता है और न्यूनतम कीटनाशकों का प्रयोग मध्य प्रदेश में, जहाँ 100 किलो यानी कि 100 ग्राम प्रति हेक्टर के रूप में उपयोग होता है। इस प्रकार यानी कि जो हरित क्रांति आई उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हाइब्रिड बीज जो HYV है इनका प्रयोग किया गया और इस किस्म के अंदर यानी जो रोग प्रतिरोध क्षमता होता है, कीटनाशकों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, इसीलिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग इसमें अधिक होने लगा है। और वर्तमान में पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु इन राज्यों में बड़ी मात्रा में कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होता है, जिससे नई नई बीमारी फैलने लगी है और इससे मानव स्वास्थ्य पर भी यानी बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट जो घटक था कि आधुनिक हरित क्रांति के समय आधुनिक कृषि उपकरण और तकनीकी का प्रयोग किया गया। यानी हरित क्रांति के समय बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन हुआ, खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ, जिसमें आधुनिक कृषि उपकरण और तकनीकी का प्रयोग किया गया, जिसमें ट्रैक्टर, थ्रेशर, स्प्रेयर, हार्वेस्टर, डीजल एवं विद्युत चालित पंप सेट, ड्रिलर जो बीज और खाद डालने हेतु काम में लिए जाते हैं आदि आधुनिक जो कृषि उपकरण है उन यानी उपकरणों से श्रम और ऊर्जा की भी बचत हुई और हरित क्रांति को भी बढ़ावा मिला है। ये हरित क्रांति के यानी कि जो प्रमुख भाग थे, घटक थे। अब भारत में हरित क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा है? तो प्रभाव है वो आर्थिक रूप से भी प्रभाव पड़ा है, सामाजिक रूप से भी पड़ा है। यानी आर्थिक रूप से सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा और नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है, और सामाजिक रूप से नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पड़ा है, और पारिस्थितिकी प्रभाव भी पड़ा है। यदि हरित क्रांति का प्रभाव की बात करें तो सकारात्मक जो प्रभाव है, सकारात्मक प्रभाव में आर्थिक प्रभावों के अंदर सकारात्मक जो प्रभाव पड़ा है वो है फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में आशातीत वृद्धि हुई। दूसरा ये रहा कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि हुई। पूंजी का प्रसार गांवों की ओर भी हुआ। गांवों में रोजगार के अवसर बढ़े, क्योंकि फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई तो लोगों के रोजगार के अवसर भी गांवों के अंदर बढ़ने लगे। कृषि और उद्योग के पारस्परिक संबंधों में मजबूती आई, जिसमें गन्ना और कपास की पूर्ति कारखानों को तय समय पर होने लगी, और उर्वरक और कीटनाशक कृषि यंत्र आदि की मांग भी कृषि क्षेत्रों में बढ़ने लगी।
तो ये जो प्रभाव थे वो आर्थिक रूप से सकारात्मक प्रभाव थे। अब आर्थिक दृष्टि से हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं, जैसे अंतर प्रादेशिक और अंतर प्रादेशिक विषमताओं में वृद्धि हुई है। यानी एक राज्य के अंदर और एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में यह जो विषमताओं में वृद्धि हुई है कि पंजाब और हरियाणा के अंदर खाद्यान्नों में भारी वृद्धि होने लगी, वहाँ अन्य फसलों में भी वृद्धि होने, जिन जिन राज्यों के अंदर सिंचाई सुविधा उपलब्ध थी और जहाँ उपजाऊ मैदान थे, मिट्टी थी, वहाँ खाद्यान्नों के उत्पादन में, अन्य फसलों में यानी कि अधिक वृद्धि हुई, और दूसरे राज्यों के अंदर या उस राज्य के दूसरे क्षेत्रों में बिल्कुल नगण्य वृद्धि रही। इसीलिए क्या हुआ, विषमताएं पैदा होने लगी। दूसरा नकारात्मक प्रभाव हरित क्रांति का ये पड़ा कि हरित क्रांति से केवल बड़े किसानों को ही फायदा हुआ, छोटे किसान थे जो भूमिहीन थे उसको कोई खास फायदा नहीं हुआ। पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा मिला और भारी निवेश की भी ज़रूरत पड़ने लगी। पूंजीवादी को भी बढ़ावा मिला और भारी निवेश है उसकी भी ज़रूरत पड़ने लगी। तो इस प्रकार हरित क्रांति के आर्थिक के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। अब यदि सामाजिक प्रभाव है जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव है, इसके अलावा पारिस्थितिकी प्रभाव क्या थे उसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।